21st क्वेश्चन करते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू 2i प्लस 3j न्यूटन पर kg। ठीक है, किसी रीजन में आपको ग्रेविटेशनल फील्ड गिवन है ई और वो कितना गिवन है, वेक्टर फॉर्म में दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। यूनिट क्या है, न्यूटन पर kg। फोर्स पर यूनिट मास होती है इसकी डेफिनेशन, और वैसी यूनिट आएगी न्यूटन पर kg। ठीक है, जरा अगर इसकी डायरेक्शन बनाए तो देखते हैं जरा किस तरफ होगा ये, तो 2i कैप। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट वेक्टर होगा तो ये 2i कैप। ठीक है, और 3j कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट जाना पड़ेगा, 1 2 और ये 3, यानी जो वेक्टर होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, और पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी, इसी के पैरेलल बना देते हैं हर जगह। ठीक है, तो ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है, ये जो वेक्टर्स बनाए हैं, एरोज बनाए हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा फिर कह रहे हैं शो दैट नो वर्क इज डन बाई द ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन ए पार्टिकल इज मूव्ड ऑन ए लाइन 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। कह रहे हैं एक पार्टिकल है जिसको हम मूव करा रहे हैं, किस लाइन पे मूव करा रहे हैं, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5 लाइन पे। ठीक है, तो कहते हैं कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क डन तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, तब वर्क डन क्या होता है, 0। ठीक है, और फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड और डिस्प्लेसमेंट, जिस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो हमें पता है, और जो मूवमेंट है बस उसकी डायरेक्शन और देख लेते हैं। मूवमेंट किस लाइन के अलोंग हो रहा है, तो वो लाइन दी है 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं। अगर x 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा आपका 5/3। ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5/3, यानी ये पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा आपको। 5/3 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये सॉरी 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा। तो एक पॉइंट तो ये यहाँ हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट जब हम y 0 पुट करेंगे तब x आ जाएगा आपका 5/2। 5/2 होता है 2.5, तो ये पॉइंट जो मिलेगा आपको वो कहीं यहाँ मिलेगा, कहीं इस तरफ मिलेगा, यहाँ पे कहीं इस तरफ। ठीक है, तो जो मूवमेंट हो रहा है, जिस लाइन के अलोंग मूवमेंट हो रहा है, वो जो लाइन होगी वो कहीं इस तरह से होगी। क्लियर, इस लाइन के अलोंग मूवमेंट हो रहा है। ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपकी 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। अब बस हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे, 90 डिग्री। ठीक है, तो कैसे प्रूफ कर रहे हैं वो आप समझ लो। ठीक है, हमें पता है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे होती हैं तो उनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है m1 इंटू m2 जो होता है वो आता है -1। ठीक है, लाइन की स्लोप हमें पता है, लाइन की स्लोप अगर हम निकालेंगे, अगर m1 लिखें लाइन की स्लोप को, तो ठीक है, तो स्लोप जो होती है वो होती है माइनस ऑफ y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, तो जो लाइन की स्लोप हो जाएगी -2/3। क्लियर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अलोंग जो लाइन है, जैसे ये जो लाइन बनाई है इसकी स्लोप क्या होगी। ठीक है, तो अगर आपको 2 पॉइंट्स पता हो किसी भी लाइन पे तो हम उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एक पॉइंट तो है 0,0 और दूसरा पॉइंट अगर आपको याद हो तो वो था 2,3, तो उसकी जो स्लोप हो जाएगी, अगर उसको m2 लिखें तो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो उसकी स्लोप आ गई आपकी 3/2। ठीक है, अब बस प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, -1 हो जाता है तो उसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं। m1 इंटू m2 कर देते हैं, m1 है -2/3, m2 है 3/2, और यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये आ जाएगा आपका -1। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, जिस लाइन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक दूसरे के साथ कितने एंगल पे, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वो डेफिनेटली कितना होगा, 0। क्लियर, 22nd क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सिंपल है ये। फाइंड द हाइट ओवर द अर्थ सरफेस एट विच वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। ठीक है, आपको अर्थ की सरफेस के ऊपर वो हाइट फाइंड करनी है जिस हाइट पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है
वो जो सरफेस पे वेट है उसका हाफ रह जाए, ठीक है। यानी बेसिकली आपको वो पॉइंट फाइंड करना है, वो हाइट फाइंड करनी है जिस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाफ हो जाए, ठीक है। तो मान लिया वो हाइट मान लिया एच है, एच आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो जी डैश होता है, जी होता है, वो होता है आपका जी नॉट इंटू 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला ये होता है बिना अप्रॉक्सीमेशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला। और आपको वो हाइट फाइंड करनी है जिस हाइट पे जो जी हो वो क्या हो जाए आपका जी नॉट बाई 2, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं, जी की जगह क्या पुट करेंगे, जी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू जी नॉट 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर। ये जी नॉट से जी नॉट कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 2, तो 1 प्लस एच ओवर आर आ जाएगा √2, तो एच ओवर आर आ गया आपका √2 माइनस 1। तो हाइट कितनी बन जाएगी, तो हाइट आ जाएगी आपकी √2 माइनस 1 इंटू आर। इतनी हाइट पे जाके जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हाफ हो जाएगा। किसका हाफ हो जाएगा, उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाफ हो जाएगा जो सरफेस पे होगा, यानी जो वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो भी क्या हो जाएगा, हाफ। क्लियर। 23rd क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के टॉप पे आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट दी है आपको 8848 मीटर, और जो सी लेवल पे जो वैल्यू है वो भी गिवन है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, जी इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h अपॉन आर, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब जो h होता है वो r के कंपेरेटिवली काफ़ी कम होता है, और यहाँ पे काफ़ी कम है। जो r है आपका, जो सॉरी h है, हाइट है, वो अराउंड 8.8 किलोमीटर के आसपास है, जबकि जो r होता है वो अराउंड 6400 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो कहाँ 9 किलोमीटर के आसपास कोई वैल्यू है, कहाँ 6400 किलोमीटर है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये काफ़ी कम है। तो ये हम अप्रॉक्सीमेट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको जी फाइंड करना है, जी नॉट दिया 9.8, 1 माइनस 2h, h कितना है, तो एच एस 8.848 डिवाइडेड बाई 6400, या अगर एग्जैक्ट वैल्यू लें तो 6370 किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि किलोमीटर आपस में कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आने वाला है ये। तो ये है 2 इंटू 8.848 डिवाइडेड बाई 6370, ठीक है। अब इसको किस में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है, ठीक है। तो मैं -1 कर देता हूँ, 0.99 समथिंग आ रहा है, और इंटू 9.8 कर देता हूँ, इंटू 9.8, तो ये 9.77 समथिंग आ गया, ठीक है। तो जो जी की वैल्यू आ रही है वो 9.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सी लेवल पे जो वैल्यू है वो 9.8 है, और माउंट एवरेस्ट की हाइट पे 9.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। 24th भी काफ़ी सिंपल है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ए माइन ऑफ डेप्थ 640 मीटर। एक माइन है, उसमें डेप्थ दी है, उसकी डेप्थ दी है 640 मीटर, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.64 किलोमीटर, ठीक है। इस डेप्थ में आपको जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ से साफ दिख रहा है जो एच है वो आर के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है। जो आर है आपका वो दिया 6400 किलोमीटर, और ये ½ किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और सरफेस पे जो वैल्यू दी है जिसको हम जी नॉट कहते हैं वो आपको दिए 9.800, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बस फाइंड कर लेते हैं इसको। जी इज इक्वल टू होता है, अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लाएंगे, जी नॉट 1 माइनस एच ओवर आर, सॉरी इसमें अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला और जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है, इसमें तो एग्जैक्ट फार्मूला ही यही होता है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट फार्मूला वही लगा रहे हैं इसमें। तो जी इज इक्वल टू, इस कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है जब हम अर्थ के अंदर मूव कर रहे होते हैं। जी नॉट दिया 9.800 इंटू 1 माइनस एच दिया 0.64 डिवाइडेड बाई 6400। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0.64 डिवाइडेड बाई 6400, 0.0001। एक बार फिर से देख लेता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। 0.64 डिवाइडेड बाई 6400, ठीक है, 0.0001, ठीक है।
माइनस करेंगे 1 और इंटू 9.800, तो ये आ गया 9.799 के आसपास, ठीक है, 9.799 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 25th क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल है लेकिन काफ़ी। ए बॉडी इज वेट वाई ए स्प्रिंग बैलेंस टू बी 1.000 kg एट ए नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल पे एक ऑब्जेक्ट को वे कर रहे हैं हम स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, और उसका जो वे रीडिंग आती है उस स्प्रिंग बैलेंस की वो आ रही है 1.000 kg, ठीक है। और फिर पूछ रहे हैं हाउ मच विल इट वे एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे उसकी रीडिंग क्या आएगी, ठीक है। और क्या अकाउंट करना है आपको, अकाउंट फॉर द अर्थ रोटेशन ओनली, अर्थ का जो रोटेशन है सिर्फ वही काउंट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे जो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, अगर उसको हम माने G0, तो इक्वेटर पे जो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, अगर हम अर्थ का रोटेशन कंसिडर करें तो वो होता है G0 माइनस R ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो जब इफेक्टिव ग्रेविटी कम होगी तो उसका वेट भी कम हो जाएगा, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होती है वो उसके वेट के प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा रीडिंग आएगी, ठीक है। वेट के बराबर नहीं होती, क्योंकि जो वेट होता है, वेट एक फोर्स होता है, उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, लेकिन जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग देता है वो न्यूटन में नहीं देता, वो किस में देता है, केजी में। देखो आप यहाँ पे जो रीडिंग आई है वो किस में आई है, केजी में। केजी वेट नहीं होता है, केजी मास होता है, ठीक है। तो आप सीधी बात ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी स्प्रिंग बैलेंस के लिए जो उसकी रीडिंग होगी वो वेट के प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज़्यादा वेट आप उस पर हैंग करोगे उतनी ज़्यादा वो रीडिंग देगा, ठीक है। तो जो पहली रीडिंग है, ठीक है, जो फर्स्ट रीडिंग है जिसको हम 1 kg कह रहे हैं, 1.000 kg, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो पोल पे, नॉर्थ पोल पे वेट होगा। नॉर्थ पोल पे वेट कितना हो जाएगा, m इंटू G0, ठीक है। और इक्वेटर पे रीडिंग जो होगी, अगर इसको कहते हैं R डैश, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जो इक्वेटर पे वेट होगा। इक्वेटर पे वेट कितना होगा, m इंटू G0 माइनस R ओमेगा स्क्वायर। इक्वेटर पे वेट स्लाइटली कम हो जाता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो हमें रीडिंग फाइंड करनी है, तो वो ऐसा करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को। तो R डैश अपॉन 1 इज इक्वल टू हो जाएगा G0 माइनस R ओमेगा स्क्वायर अपॉन G0। G0 की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से सीधे R डैश मिल जाएगा आपको। G0 की वैल्यू होती है 9.8 माइनस R 6400 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। ओमेगा होता है 2π/t, तो 2π/t, टी कितना है 24 आवर्स, यानी 24 इंटू 60 यानी 3600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.8। ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, R डैश की वैल्यू। R डैश है क्या, R डैश है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, ठीक है। 26th क्वेश्चन करते हैं। ए बॉडी स्ट्रेचेज ए स्प्रिंग बाई ए पर्टिकुलर लेंथ एट द अर्थ सरफेस एट इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे एक ऑब्जेक्ट है और वो एक स्प्रिंग बैलेंस से, एक स्प्रिंग से हैंग किया जाता है, तो वो अपने वेट की वजह से उस स्प्रिंग को कुछ स्ट्रेच करता होगा, ठीक है। जैसे मान लिया ये स्प्रिंग है और उससे एक ऑब्जेक्ट हैंग किया गया है ये, तो ये अपने वेट की वजह से स्प्रिंग को कुछ स्ट्रेच करता हुआ, ठीक है। यानी स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेचिंग होगी एक्स, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके वेट के। और वेट क्या होता है, वेट होता है m इंटू जी, ठीक है। और इक्वेटर पे जो g होता है वो होता है G0 माइनस R ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। तो ये जो स्ट्रेचिंग है वो है इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, एट व्हाट हाइट अबव द साउथ पोल विल इट स्ट्रेच द सेम स्प्रिंग बाय द सेम लेंथ। कह रहे हैं साउथ पोल से कितने मीटर हाइट पे जो ऑब्जेक्ट है वो स्प्रिंग को उतनी लेंथ से स्ट्रेच करेगा, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो वेट उसका इक्वेटर पे होगा वही वेट उसका उतनी हाइट पे होना चाहिए, ठीक है। तभी जो स्ट्रेचिंग है वो सेम आनी चाहिए। यानी जो वेट इक्वेटर पे होगा, इक्वेटर वेट कितना होगा, तो वो होता है m इंटू G0 माइनस R ओमेगा स्क्वायर। इतना ही वेट साउथ पोल के ऊपर उतनी हाइट पे होना चाहिए। मान लिया मैंने हाइट कितनी है, मान लिया ये हाइट मान ली h है, ठीक है। इतनी हाइट पे भी जो वेट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी हाइट पे जो वेट होगा वो m इंटू जी कितना होगा इतनी हाइट पे, तो वो हो जाएगा G0 इंटू 1 माइनस 2h ओवर R,
ठीक है। अर्थ के रोटेशन की वजह से ग्रेविटी में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जब इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है तो एच की वैल्यू कम ही होगी आर से, और कम होगी तो हम ये अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें एच फाइंड करना है, एम से एम कैंसिल, जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 2h ओवर आर। ठीक है, आपको सारी वैल्यू पता है, जी नॉट पता है, आर पता है, ओमेगा पता है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, एच। ठीक है, 27 क्वेश्चन करते हैं। एट वॉट रेट शुड द अर्थ रोटेट सो दैट द अपरेंट जी एट द इक्वेटर बिकम जीरो। ठीक है, पूछा है कि अर्थ को कितनी स्पीड से, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से हम रोटेट करें ताकि इक्वेटर पे जो इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू है वो जीरो हो जाए। ठीक है, इक्वेटर पे इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू होती क्या है, तो वो होती है जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और वो आप चाहते हो वो क्या हो जाए, ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब आर ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जी नॉट, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जी नॉट बाई आर। तो हमसे ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा हो जाएगा आपका अंडर रूट जी नॉट बाई आर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। जी नॉट कितना है, जी नॉट है आपका 9.8, और आर कितना है, आर है आपका 6400 इंटू 10⁻3। देखते हैं ये कितना आने वाला है, 9.8 डिवाइडेड बाई 6400 और 000 और उसका अंडर रूट, तो ये आया आपका 0.00123 0.00123 या 0.0012 लिख देते हैं इसको, अप्रॉक्सीमेट 0012 रेडियन पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अगर अर्थ रोटेट करना शुरू कर दे तो इक्वेटर पे ग्रेविटी की इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन दिस सिचुएशन। ठीक है, अगर इतनी स्पीड से अर्थ मूव करना शुरू कर दे, इतनी एंगुलर वेलोसिटी से, तो एक दिन की लेंथ क्या होगी। ठीक है, कितने टाइम का दिन होगा। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड होगा एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं डे। ठीक है, तो वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा। फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 पाई होता है 3.14 डिवाइडेड बाई ओमेगा कितना है, तो ओमेगा है आपका 0.0012, और रेडियन पर सेकंड है, यानी जो टाइम पीरियड आएगा वो सेकंड्स में आएगा। ठीक है, अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसमें किससे और डिवाइड कर देंगे, 3600 से। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपका आवर्स। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 0.0012 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये आ गया 1.45 के आसपास। ठीक है, 1.45 आवर्स। ठीक है, इतने घंटे में दिन और रात दोनों हो जाएंगे। ठीक है, जो काम 24 घंटे में होता है वो काम कितने देर में होने लगेगा, 1.45 आवर्स में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे छोड़ दिया, अगर मैं वो टर्म भी यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 1.41 आवर्स के आसपास। ठीक है, 29th क्वेश्चन करते हैं। द टाइम टेकन बाई मार्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज़ 1.88 ईयर्स। ठीक है, जो मार्स का जो टाइम पीरियड है सन के अबाउट मूवमेंट का, सन के अबाउट रिवॉल्यूशन का, तो वो दिया आपको 1.88 ईयर्स। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड द सन टू दैट बिटवीन अर्थ एंड द सन। ठीक है, आपको रेशियो फाइंड करना है, जो एवरेज डिस्टेंस किसके बीच में, मार्स और सन के बीच में, और जो अर्थ और सन के बीच में। ठीक है, तो हमें पता है केपलर लॉ से जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कैसे हम फाइंड करेंगे वो ज़रा ढंग से देखना है। इसका मतलब RMS, मार्स और सन के बीच जो डिस्टेंस है उसका जो क्यूब होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जो मार्स का टाइम पीरियड है उसके स्क्वायर के। ठीक है, और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस का जो क्यूब होगा वो प्रोपोर्शनल होगा अर्थ के टाइम पीरियड के स्क्वायर के। ठीक है, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो RMS अपॉन आर अर्थ और सन के बीच का सेपरेशन RES का होल क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू TM अपॉन TE का स्क्वायर। अब ये वैल्यूज़ हमें पता है, TM जो दिया है वो दिया 1.88 ईयर। ठीक है, TM जो दिया है वो दिया आपको 1.88 ईयर्स, और T अर्थ का तो 1 ईयर ही होता है का स्क्वायर, ये आ जाएगा
ms अपॉन आर ई एस, ये हमें फाइंड करना है, और उसका क्या हो जाएगा ये q। तो ज़रा फाइंड कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले, फिर क्यूब रूट ले लेंगे। 1.88 का स्क्वायर कर दें अगर तो ये आ जाएगा, ठीक है। और उसका अब हमें क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है, ठीक है। तो उसका मैंने ये क्यूब रूट ले लिया, तो ये आ गया 1.523 के आसपास, ठीक है। ये वैल्यू जो आ गई 1.523 के आसपास, ठीक है। तो जो रेशियो आ गया आपका आर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मार्स एंड सन डिवाइडेड बाई एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो ये आ जाएगा 1. क्या था ये 523, ये रेशियो आ जाएगा। यानी अर्थ सन से जितनी डिस्टेंस पे है, मार्स सन से उससे लगभग 1.5 गुनी डिस्टेंस पे, 1.5 टाइम्स। थर्टियथ क्वेश्चन करते हैं। द मून टेक्स अराउंड 27.3 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। मून जो है ये मान लिया अर्थ है और ये मान लिया मून है, और कितना टाइम लगता है उसको अर्थ के अराउंड एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में, एक बार रिवॉल्व करने में पूरा कितना टाइम लगता है, तो वो टाइम पीरियड दिया आपको 27.3 डेज, ठीक है। और नियरली सर्कुलर ऑर्बिट मानना है हमने, और जो रेडियस दी है उसके मूवमेंट की, अर्थ के सेंटर से उसकी जो रेडियस होगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आर अगर उसको लिखें तो आर दिया आपको 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। सिंपल है क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन है इसमें। तो ये दो वैल्यूज से आपको अर्थ का मास फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। इसका मास स्मॉल एम मान लेते हैं, अर्थ का मास कैपिटल एम, ये कैपिटल एम फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, जब ये मूव कर रहा होगा तो इसमें जो अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल एस्लेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जो अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो इस पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो वो लगेगा Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, तो वो होता है mr ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो नहीं दिया लेकिन हमें टी दिया है, तो उसको लिख सकते हैं 2 पाई, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, ठीक है। अभी स्मॉल एम से क्या हो गया, स्मॉल एम कैंसिल, तो जो कैपिटल एम आ रहा है वो आ रहा है आपका, ये हो गया आर क्यूब, ऊपर चला गया अपॉन जी एम, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है प्रॉपर यूनिट्स में, टाइम पुट करना है सेकंड्स में, डेज में नहीं पुट करना है, और जो आर है वो पुट करना है मीटर्स में, किलोमीटर्स में नहीं पुट करना है, ठीक है। और यहाँ सॉरी एम नहीं आएगा, एम तो हमने इस तरफ छोड़ा हुआ है, ठीक है। जी की वैल्यू आपको पता ही होती है, पाई वगैरह सब कुछ पता है, कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है, और यहाँ से आपको जो अर्थ का मास है कैपिटल एम उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 31st क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, इसमें भी ऑर्बिट की जो रेडियस दी है वो गिवन है आपको, जैसे अर्थ और मून का केस था वैसे ही मार्स और उसके सैटेलाइट का केस है, ठीक है। और टाइम पीरियड दिया है, कितने टाइम में वो एक ऑसिलेशन मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और इससे आपको मार्स का मास फाइंड करना है, तो जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ये होगा एग्जैक्टली, ठीक है, और आपको खुद से फाइंड कर लेना है ये। 32nd क्वेश्चन करते हैं। ए सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg इज सपोज टू ऑर्बिट द अर्थ एट ए हाइट 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ की सरफेस से अराउंड 2000 किलोमीटर हाइट पे एक सैटेलाइट है, उसका मास दिया है आपको 1000 kg, वो ऑर्बिट कर रही है, ठीक है। कितनी हाइट पे है वो, तो हाइट भी गिवन है आपको, एच कह देता हूँ मैं उसको, 2000 किलोमीटर, ठीक है। फिर पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पीड इन द ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में उसकी जो स्पीड होगी वो आपको फाइंड करनी है, जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √Gm अपॉन आर। ऑर्बिटल जो स्पीड होती है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपको जी की वैल्यू पता है, आपको अर्थ का मास पता है, और जो ऑर्बिट की रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अर्थ की रेडियस प्लस उसकी जो अर्थ सरफेस से हाइट है, ठीक है। अर्थ की रेडियस अराउंड कितना मानेंगे 6400 किलोमीटर्स, प्लस हाइट कितनी है तो वो है 2000 किलोमीटर्स, और उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे, उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपको इसमें भी खुद से ही करनी है, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। अर्थ का मास दिया है, रेडियस दी है ऑर्बिट की, जी की वैल्यू पता है, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी आपको, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये है इसका ए पार्ट, बी पार्ट में कह रहे हैं इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब स्पीड पता कर लिए तो काइनेटिक एनर्जी निकालना भी काफ़ी ईजी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², हाफ एम किसका मास है, एम है सैटेलाइट का मास, क्योंकि सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, और इनटू उसकी स्पीड जो है ऑर्बिटल स्पीड vo का स्क्वायर,
ठीक है। तो अगर वैल्यू पुट कर दें वी ओ की वैल्यू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, तो ये आ जाएगा जी एम एम अपॉन 2r। फटाफट सारी वैल्यूज़ पुट कर दो और आपको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। तो एम वन तो है अर्थ का मास, एम टू है उस सैटेलाइट का मास, और डिस्टेंस जो है वो आर है गिवन आपको। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड भी निकालना काफ़ी इजी है। टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा या 2 पाई आर अपॉन वी। वी कौन सी, ऑर्बिटल स्पीड। आर आपको पता ही है, ठीक है। वी नॉट आप फर्स्ट पार्ट में निकाल ही चुके हो, तो ये क्या हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। उसके बाद क्या है, बस यहीं तक पूछा है। ठीक है। तो ये चारों पार्ट आपको कैलकुलेट कर लेने हैं और आपको हर एक पार्ट के लिए करस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 33rd क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट मूविंग विद एन एंगुलर स्पीड इक्वल टू द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। ठीक है। आपको उस सैटेलाइट के ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करनी है जिस सैटेलाइट के एंगुलर स्पीड अर्थ की एंगुलर स्पीड के बराबर है। यानी अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है वो है 2 पाई बाई टी 24 आवर्स में, तो 24 इंटू 3600। ठीक है। ये है अर्थ की एंगुलर स्पीड। ठीक है। तो आपको उस सैटेलाइट की रेडियस फाइंड करनी है जिस सैटेलाइट की ये सेम एंगुलर स्पीड हो। ठीक है। तो फॉर्मूला जो होता है एंगुलर स्पीड का वो आता है आपका सिंपल कंसेप्ट से कि जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लिया ये सैटेलाइट यहाँ है और ये पोलर, मान लिया ये पोलर सैटेलाइट है, ऐसे मूव कर रही होगी, ये अर्थ के अराउंड मूव कर रही है पोल टू पोल, और उसकी जो रेडियस है ऑर्बिट की रेडियस वो आर दी है। तो अंदर की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, तो जो आर क्यूब आने वाला है तो आर क्यूब आ जाएगा आपका जी एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। तो हमें तो आर पूछा गया है, तो आर जो आ जाएगी उसकी जो रेडियस आ जाएगी ऑर्बिट की, तो वो आ जाएगी जी एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर का इसकी पावर 1/3 क्यूब रूट। ठीक है। तो आपको ओमेगा पता है, ओमेगा वही है जो अर्थ का ओमेगा यानी 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी अर्थ का पता ही है आपको, जी पता है आपको, एम पता है, अर्थ का मास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, और उसका क्यूब रूट ले लेंगे तो उस ऑर्बिट की हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, आर। ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। उसके बाद कह रहे हैं बी पार्ट में, इफ़ द सैटेलाइट इज़ डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल। मान लिया स्टार्टिंग केस में जो सैटेलाइट है वो नॉर्थ पोल के जस्ट अबव है, मान लिया यहाँ पे है सैटेलाइट आपकी। ठीक है। एट सम इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वहाँ पे है। ठीक है। तो फाइंड द टाइम इट टेक्स टू कम ओवर द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन तक आने में, ठीक है, बेसिकली इक्वेटर तक आने में, इक्वेटोरियल प्लेन तक आने में वो कितना टाइम लेगी, तो कितना एंगल घूम जाएगी वो। ठीक है। तो जो एंगल घूमेगी थीटा, तो वो होगा आपका π/2, 90 डिग्री एंगल घूम के आ जाएगी। ठीक है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, π/2, और जो एंगुलर स्पीड है उसकी, या आप उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लेगी वो। ठीक है। अगर उसकी रोटेशन की स्पीड अर्थ की रोटेशन की स्पीड के बराबर है, तो जो अर्थ एक पूरा राउंड लगाने में 24 आवर्स लेती है, तो सैटेलाइट भी एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लेगी, 24 आवर्स। तो 1/4 राउंड लगाने में कितना टाइम लेगी, तो 24/4, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। ठीक है। तो पोल से, किसी नॉर्थ पोल से इक्वेटोरियल प्लेन तक आने में 6 आवर्स लगेंगे, फिर इक्वेटोरियल प्लेन से साउथ पोल तक जाने में 6 आवर्स लगेंगे, फिर साउथ पोल से फिर वापस इक्वेटोरियल प्लेन तक आने में 6 आवर्स लगेंगे, और फिर वापस इक्वेटोरियल प्लेन से नॉर्थ पोल तक पहुंचने में फिर से कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स। ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। क्लियर। 34th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दैट वेट एग्जैक्टली 10 न्यूटन एट द नॉर्थ पोल। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका नॉर्थ पोल पे जो वेट है वो 10 न्यूटन दिया, यानी m इंटू G0 वो वैल्यू दिया आपको 10 न्यूटन। ठीक है। तो पूछ रहे हैं उसका जो वेट होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर, उसका वेट कितना होगा। ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है जिसके रोटेशन का टाइम, जिसके अर्थ के अबाउट रिवॉल्यूशन का टाइम वही होता है जो अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन का टाइम होता है।
यानी 24 आवर्स में अर्थ एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड जो चक्कर कंप्लीट करती है वो 24 आवर्स में ही कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो उसी सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो आपसे पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ के सेंटर से कितनी हाइट पे होती है, यानी उस सैटेलाइट की उस सैटेलाइट के ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है। तो वो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी, तो वो आती है 42300 किलोमीटर्स। ठीक है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, अर्थ की सरफेस से उसकी हाइट कितनी होगी, तो हाइट हो जाएगी आपकी r माइनस आर कर दें तो ये हाइट हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 42300 माइनस 6400, तो ये बन जाएगा 9 अराउंड 13 में से 4 गया, ये यहाँ पे बचेगा 9, उसके बाद यहाँ 141 में से 6 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 किलोमीटर्स, 35,900 किलोमीटर्स, इतनी हाइट पे होगी वो सैटेलाइट। और वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी, तो उस सैटेलाइट के अंदर ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो हो जाएगा m इंटू जी, और जी जो ग्रेविटी होगी वो हो जाएगी g0 अपॉन 1 प्लस h ओवर r का होल स्क्वायर। तो बस फटाफट देख लेते हैं कितना वेट होगा ये। mg0 हमें पता है कितना है 10, डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस h कितना है, h है आपका 35,900 डिवाइडेड बाई r कितना है 6400 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये है आपका 35,900 डिवाइडेड बाई 6400, 5.6 समथिंग आ रहा है, प्लस 1 6.6 समथिंग, और इसका करना है हमें स्क्वायर 43, और हमें क्या करना है कि 10 से डिवाइड कर देना है, तो 43.68 लिख लेता हूँ इसको मैं, 10 में डिवाइड कर देना 43.68 से, तो कर लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई 43.68, दैट विल बी 0.228, तो इसको 0.3 के आसपास लिख सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 0.23 न्यूटन के आसपास। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में उस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो अराउंड 0.23 न्यूटन के आसपास हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन करते हैं। द रेडियस ऑफ द प्लानट इज r1, एक प्लानट है और उसकी रेडियस कितनी है r1। ठीक है, ये जो रेडियस है वो कितनी दी है आपको r1। ठीक है, एंड ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स राउंड इट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r2, और एक सैटेलाइट है, मान लिया ये स्मॉल एम मास की सैटेलाइट है, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, कितनी रेडियस में घूम रही है, तो वो जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस दी है आपको r2, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी r2। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल T दिया है आपको, तो पूछा फाइंड द एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ द प्लानट एट इट्स सरफेस, प्लानट की सरफेस पे एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। ठीक है, तो अगर उसको हम g लिखें तो वो होता कितना, तो होता है gm अपॉन r स्क्वायर। m मान लिया मैंने इस प्लानट का मास है, स्मॉल m माना किसका, सैटेलाइट का मास है। ठीक है, तो gm अपॉन r स्क्वायर होता है प्लानट की सरफेस पे एस्लेशन, लेकिन यहाँ पे हम r स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम r1 स्क्वायर, क्योंकि प्लानट की जो रेडियस हमने मानी है वो क्या मानी है r1, तो gm अपॉन r1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर हम फाइंड करें तो अगर आप इसकी क्वेश्चन बनाओगे तो अंदर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा GMM अपॉन r2 स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो होता है MR ओमेगा स्क्वायर। एम आर क्या है, रेडियस, MR2 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को टाइम पीरियड टर्म्स में लिख सकते हैं 2π/T का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में से हमें ये जो टर्म है वो हमें आइसोलेट करना है, तो जरा ढंग से देखना, m से तो m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, r2 स्क्वायर से उस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं ले जाके। ठीक है, तो gm अपॉन इधर gm बचेगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा r3 स्क्वायर, सॉरी इधर हो जाएगा r2 का क्यूब, r2 ये और r2 स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा r2 का क्यूब इंटू 4π स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। हमें gm नहीं चाहिए, हमें चाहिए gm अपॉन r1 स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ r1 स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर भी r1 स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो इस तरफ भी r1 स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, और यही क्या है, यही है एस्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लानट।
ठीक है, तो जी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वो आ गई 4π² अपॉन t² इंटू R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। क्लियर? थर्टी सेवन क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड इट गोज अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। एक पार्टिकल है, उसको अर्थ की सरफेस से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं। ठीक है, वो कितनी हाइट तक चला जाता है, तो वो है 6400 किलोमीटर हाइट पे। ठीक है, तो मैंने मान लिया अर्थ है आपकी, और ये अर्थ की सरफेस से इस पार्टिकल को फायर किया। ठीक है, कितनी स्पीड से फायर किया, तो वो स्पीड दी है v, और ये कितनी हाइट तक चला जाता है वर्टिकली अपवर्ड। ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है। आप अर्थ की सरफेस पे कहीं भी खड़े हो, यहाँ खड़े हो तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ खड़े होते हो तो ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, अगर यहाँ खड़े होते हो तो आप ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, कितनी हाइट तक चला जाता है, तो वो हाइट गिवन है आपको, h कह देता हूँ मैं 6400 किलोमीटर, यानी वो बेसिकली r के बराबर है। ठीक है, तो बस इनिशियल स्पीड पूछिए, तो इसमें हो क्या रहा होगा वो आप जरा ढंग से समझो। मान लिया उस पार्टिकल का मास स्मॉल m है और अर्थ का मास क्या मान लिया हमने, कैपिटल M। तो इसमें हो ये रहा होगा, जब पार्टिकल दूर की तरफ मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। ठीक है, और काइनेटिक तब तक ये मूव करता जाएगा जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते होते क्या नहीं हो जाती, जीरो। यानी इस पॉइंट पर एक मोमेंट के लिए वो रेस्ट में आएगा और फिर वापस से गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर यहाँ तक का मोशन देखें तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। फटाफट एक्सप्रेशन लिखते हैं। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ mv², फाइनल तो जीरो हो ही जानी है, इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल होगी आपकी -gmm अपॉन डिस्टेंस कितनी है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो वो 2r हो जाएगी। ये h भी r के बराबर है और ऊपर से ये रेडियस भी होगी उसकी, तो r + r 2r हो जाएगी। ठीक है, माइनस इनिशियल कितनी थी, तो वो थी -gmm अपॉन स्टार्टिंग में तो पार्टिकल सरफेस पे होता है, तब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, r। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका gmm अपॉन 2r, और ये आ गया हाफ mv², m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो उसकी स्पीड आ जाएगी v, वो आ जाएगी √gm अपॉन r। क्लियर? ठीक है, तो उसकी इनिशियल स्पीड आ गई √gm अपॉन r। 38th क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड 15 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मान लिया अर्थ है, अर्थ की सरफेस से एक पार्टिकल है और उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फायर कर दे रहे हैं। कितनी स्पीड से फायर कर रहे हैं, तो वो दिए 15 किलोमीटर पर सेकेंड, एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा है। विद वॉट स्पीड विल इट मूव इन इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब हुआ कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, यानी हम ऐसा मान सकते हैं थियोरेटिकली कि इन्फिनिटी पे वो कितनी स्पीड से मूव करेगा। जब ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा ये, तब ये वहाँ पे कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, वो स्पीड आपको v फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो हो क्या रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। जब ये पार्टिकल इन्फिनाइट पे पहुँच जाएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, जब इस पार्टिकल और अर्थ के बीच का सेपरेशन इन्फिनाइटली लार्ज हो जाएगा तब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी, 0। स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिव होगी, स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी, फाइनल तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, तो बस लिखना है आपको डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज, इसका मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m, अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल M, स्मॉल m तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अर्थ की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। ठीक है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, हाफ mv² यानी 15² माइनस हाफ mv²। ठीक है, ये कन्वर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने किलोमीटर पर सेकंड में रखा है। ठीक है,
ठीक है, तो वो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी आपको। इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है आपकी 0 माइनस इनिशियल कितनी है, तो माइनस इनिशियल है माइनस जी एम एम अपॉन आर, अर्थ की रेडियस आर, ठीक है। एम एम और ये एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स जी एम अपॉन आर, ठीक है। यूनिट ठीक कर लेते हैं इससे पहले कुछ गड़बड़ हो। ये 15 जो है वो किलोमीटर पर सेकंड था, ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जी कितना है, जी है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11, अर्थ का मास, ठीक है। अब कैलकुलेशन मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, बाकी आप वो कर लेनी है, अर्थ की रेडियस यहाँ पुट कर देनी है, अर्थ का मास पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो जब वो इन्फाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस में पहुँचेगा तब जो इसकी स्पीड होगी तो वो आपको पता लग जाएगी। क्लियर। 39 क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी ईजी है ये। द मास ऑफ 6 इंटू 10⁻24 kg इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ is to be compressed in a sphere such that in such a way that the escape velocity from its surface is 3 into 10⁸ meters per second, ठीक है। आपको क्या करना है, जो अर्थ का मास है वो एक स्फीयर, छोटे से स्फीयर में कंप्रेस कर देना है, और इतना छोटे स्फीयर में कंप्रेस करना है ताकि उसकी सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, उसकी सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी वहाँ से सिर्फ लाइट एस्केप कर पाए और कोई भी चीज़ एस्केप ना कर पाए, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन आर, और वो आप कितनी चाहते हो एस्केप वेलोसिटी, 3 इंटू 10⁸, ठीक है। आपको सारी चीज़ें पता है, बस आपको रेडियस फाइंड करनी है। आपको जी पता है, आपको मास पता है, कितना मास कंप्रेस करना है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, और आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर जो आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा आपका 2gm अपॉन 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। आपको फटाफट सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है।